Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll tell you that what an API score is. So most of you must have heard API score कितना इंपॉर्टेंट होता है. जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं API स्कोर देखा जाता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन API स्कोर और उसको कैसे चेक करें, अपना API स्कोर कैसे देखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका API स्कोर बढ़े तो वो कैसे बढ़ेगा. सो इस वीडियो में मैं आपको आगे जाके ये सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगी एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. So starting from what an API score is, so API stands for Academic Performance Indicator. So basically academic performance indicator as the name suggests कि आपने academically कितना अच्छा किया है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस एक्चुअली वहाँ पे इंडिकेट करेगा. सो academic performance indicator इसकी फुल फॉर्म होती है. क्लियर. इसको मेजर करते हैं 100 पॉइंट स्केल से. तो 100 में से आपके कितने API आपका स्कोर है, 60 है, 70 है, 50 है, ठीक है, कितना भी हो सकता है. तो ये हम ऐसे करके मेजर करते हैं. मेजर करने का एक तरीका है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. ओके, सो बेसिकली एन API स्कोर इज लाइक फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग. सो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स, लाइक अगर जस्ट इमेजिन कि 100 एप्लीकेंट्स ने वहाँ जाके 100 एप्लीकेंट्स ने वहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है. सो पहले लेवल की स्क्रीनिंग कैसी होगी, पहले आपका एक्चुअली API स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कई के प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरव्यूज़ के थ्रू ले लेती है, बट येस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में API स्कोर देखा जाता है. सो API स्कोर आपका पूछा जाएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका API स्कोर कितना है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आपका सेग्रीगेशन किया जाता है कि ठीक है आपको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा. इवन कई एप्लीकेशन फॉर्म्स में लिखा भी होता है कि मतलब इंटरव्यू में सिर्फ उनको बुलाया जाएगा जिनका 50 API स्कोर है या 60 API स्कोर है, ठीक है. तो ऐसे करके कैटेगराइजेशन किया जाता है. सो इसीलिए API स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको बताती हूँ कि API स्कोर बेसिकली है क्या. नाउ इट्स API स्कोर दो तरीके से है. पहले यूनिवर्सिटी पे कैसा होता है, फिर आपके कॉलेजेस पे कैसा होता है, दोनों के लिए अलग अलग API स्कोर है, ठीक है. सो जब मैं आपको बता रही होंगी कि कैसे कैसे आप देख सकते हैं, मेक श्योर कि आप साइड में लिखते रहें कि आपका API स्कोर कितना बन रहा है. लास्ट में जाके यू कैन कमेंट डाउन कि आपका API स्कोर कितना बना, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So to become an assistant professor, you need to qualify NET. So I want to recommend you a book which will be helpful to you. And so this book is from Disha Publication. This book has 62 topic-wise UGC NET previous year solved papers, and this book also has 3,300 plus questions. So as I always say कि कितना important है to solve question paper. These will be very helpful to you for your practice. This book has questions with their authentic 100% solutions जो कि आपको help करेंगे to understand every concept. This book has 20-year question papers, 62 papers and 49 topics with 3,300 plus questions. Disha Publication की एक और बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, विच इज 46 टॉपिक वाइज NTA UGC नेट पेपर 1 के. इसमें आपको लास्ट 20 ईयर्स के ऑथेंटिक सॉल्व पेपर्स मिलेंगे. दिस बुक कंटेन्स 2,300 क्वेश्चंस व्हिच आर इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस. द डिटेल सॉल्यूशन टू एवरी क्वेश्चन आर आल्सो इमीडिएटली प्रोवाइडेड आफ्टर ईच प्रीवियस ईयर पेपर. सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप पीछे जाके उनके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं. इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम और सेट एग्जाम, ये आपको दोनों तरीके से काम आएगी. कैन सी दिस बुक हैज 3,300 क्वेश्चंस and this book has such questions and इनके explanation आपको ठीक इनके यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको explanations दिए गए होंगे. सारे question का explanation है जो कि आपको help करेगा to understand each and every concept. This book also provides trend analysis of past year papers, and this book is also useful for set exams. The USP of this book is its division of question into 10 units which have been further divided into 49 topics as per the latest UGC syllabus. So मैं दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी and I really hope that these book will be helpful to you in your UGC NET JRF journey. सो स्क्रीन में मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, ठीक है. उस टेबल में मेंशन करा होगा अकेडमिक रिकॉर्ड एंड आपका स्कोर. तो आपको देखना है कि UG, PG, PhD, रिसर्च पेपर्स ये सब लगा के आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है. हम देखेंगे कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कितने स्कोर अलॉट करने हैं. क्लियर. अब आपकी स्क्रीन में यहाँ पे आ गया होगा एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट. अब आप जब इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं तो सी फर्स्ट है ग्रेजुएशन. तो यहाँ पे स्कोर बताया गया है कि कितना, अगर आपकी 80% या अबव है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपकी 80% से 60% के बीच में है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे. अगर आपका 55% से 60% के बीच में है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. और अगर आपकी 45 से 55% के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. सो आपको यहाँ पे देखना ये है कि आपकी परसेंटेज किसके बीच में आ रही है. क्लियर.
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी 93% है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो उसको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर कोई और कैंडिडेट है जिसकी 81% है, उसको भी 15 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद 80 to 60 वाले, किसी के 61% है, उसको 13 मार्क्स मिलेंगे, और किसी की 79 है तो उसको भी 13 मार्क्स मिलेंगे। तो 60 to 80 वाले को 13, ठीक है। ऐसे करके आप देख लीजिए कि आपकी परसेंटेज किस वाली कैटेगरी में फॉल कर रही है, उसके बाद आपको वो नंबर लिख देना है। क्लियर? ओके, सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम होगा। 80% और 80% से अबव है अगर, तो ये 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60 से 80% के बीच में है तो 23 मार्क्स मिलेंगे। अगर 55% है से 60% में तो 20 मिलेंगे। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि 50% इन केस ऑफ SC ST OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, एंड PWD। तो अगर आप इस किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको फिर यहाँ पे 20 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? सेकेंड, नेक्स्ट आपको देखना होगा कि एमफिल अगर आपके पास है, जो कि अब एक्चुअली अब नहीं करवाते, बट अगर आप पे पहले की डिग्री है, ठीक है, अगर एमफिल में आपकी 60 या 60% से अबव है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर 55% से लेकर 60% के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये भी देख लें, एमफिल है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग अ PhD डिग्री। नाउ वाई से कि PhD करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग दिस, क्योंकि PhD के बाद आपको डायरेक्टली मिलते हैं 30 मार्क्स। नाउ यू मस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ 30 मार्क्स। सोचो अगर तुम्हारी API स्कोर में 30 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे तो मतलब ऑटोमेटिकली आपको तो मतलब आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा, ठीक है। 30 मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PhD करें, क्योंकि उसके बाद आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका API स्कोर में ऐड हो जाएगा 30 मार्क्स। नेक्स्ट इज नेट विद JRF। अगर आपका नेट है विद JRF तो आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। अगर आपका नेट है तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अगर आपका सेट है तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। सो ये नहीं है कि आपका सेट है, नेट है, JRF तो अलग अलग मार्क्स मिलने वाले हैं। इन तीनों में से आपको एक ही मिलेगा। ओके, एज यू कैन सी 5 वाले कॉलम में 3 चीज़ें फॉलो हो रही है। अगर सिर्फ अगर सेट है, नेट भी है, नेट विद JRF भी है, तो आपको सबसे हाईएस्ट मिलने वाला है, दैट इज नेट विद JRF, ठीक है। अगर आपका सेट है और आपका नेट भी है तो आपको नेट मिलेगा विच इज़ फॉर 5 मार्क्स। अगर आपका सिर्फ सेट है तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। क्लियर? उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम विच इज़ रिसर्च पब्लिकेशन। सो अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशन है तो एक पब्लिकेशन के 2 मार्क्स मिलते हैं, तो आप लोग अपने 5 पब्लिकेशन तक लगा सकते हैं विच कैन गिव यू 10 मार्क्स। तो 5 पब्लिकेशन अगर आप पे हैं तो आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपके पास एक पब्लिकेशन है 2 मार्क्स होंगे, 2 पब्लिकेशन है तो 4 मार्क्स होंगे। क्लियर? उसके बाद आपकी टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या पोस्ट डॉक्टरल है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगर कोई अवार्ड्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कोई भी आपको अवार्ड मिला है तो उसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्टेट लेवल का मिला है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इंटरनेशनल और नेशनल के लिए हो गए 3 मार्क्स और स्टेट लेवल के लिए हो गए 2 मार्क्स। क्लियर? सो ये जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई है दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो गया। अब कॉलेज के लिए दूसरा क्राइटेरिया होता है, बट उसमें आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा स्कोर में डिफरेंस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस कोई है नहीं, बस स्कोर्स में छोटे छोटे डिफरेंस है। क्लियर? ओके, सो फॉर कॉलेजेस अब यहाँ पे आप एक टेबल होगी, टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन में सेम है कि 80% या उससे अबव है तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड 60% से 80% के बीच में है तो 19 मार्क्स मिलेंगे। 55% से 60% पे है तो 16 मार्क्स मिलेंगे। 45 से 55% पे है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% एंड अबव हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 60% से 80% है तो 23 मार्क्स मिलेंगे। 55% एंड 60% है, ठीक है, इसके बीच में है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपका कोटा भी आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट एमफिल। अगर आपकी एमफिल है, ठीक है, तो 60% एंड अबव है तो आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। अगर आपकी 55% से 60% के बीच में तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। PhD अगर आपकी है तो यहाँ पर आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि आपको यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी तो आपको 30 मार्क्स मिल रहे होते हैं। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे अप्लाई करते हैं तो आपको 25 मार्क्स वहाँ पर मिले जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कुछ कुछ नंबर्स का डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट आपको बस कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए कि आप अपना API कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आप पे जो चीज़ें हैं आप उसके मार्क्स बस लिखते रहेंगे, जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? PhD के आपको 25 मार्क्स हो गए। नेट विद JRF अगर आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, सिर्फ नेट है तो 8 मार्क्स मिलेगा, और अगर सिर्फ सेट है तो सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन का सेम, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी 3 रिसर्च पब्लिकेशन लगा सकते हैं। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह के पेपर्स वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस का नहीं लगाना है। पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड होना चाहिए जर्नल आपका, ठीक है, तो इसी तभी जाके वो काउंट होगा आपका रिसर्च पेपर। नेक्स्ट इज अगर आपने टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो टीचिंग में भी आपका यही है कि 2 मार्क्स, 1 साल का एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स, और अप टू ये आपका 10 मार्क्स तक जा सकता है, मतलब 5 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अवार्ड्स में नेक्स्ट अगर कोई इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई स्टेट लेवल का अवार्ड है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो अब आपको देखना है कि जैसे अगर मेरा ग्रेजुएशन है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेरा नेट है, ठीक है, तो मैं अपने मार्क्स वहाँ पे
अकाउंट लिखती रहूँगी, ठीक है। अगर मेरे पे पीएचडी तो मैं वो ऐड करूँगी, अगर मेरे पे नेट विद जेआरएफ है तो वो ऐड करूँगी। तो आपके पास जो जो चीज़ें इनमें से हैं आपको वहाँ पे नोट कर लेनी है, क्लियर। उसके बाद आपको वहाँ पे सबको ऐड कर देना है। ऐड करके आपका स्कोर 40, 50, 60, मतलब इतना बन सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं। अगर आपने पीएचडी नहीं करा है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं बनेगा, दैट इज ऑब्वियस, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली नंबर्स दे रहे हैं वो पीएचडी दे रहा है, 30 यूनिवर्सिटी देता है और 25 कॉलेज देता है। सो डोंट बी सो डिसहार्टन, इसलिए मैं बोलती हूँ पीएचडी करनी पड़ेगी, ओके। एज आई वाज सेइंग कि एपीआई इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ क्राइटेरिया टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो एक बार एपीआई के बाद अगर आपका एपीआई स्कोर ठीक होता है, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए एपीआई का आपको पता होना चाहिए कि आपका एपीआई स्कोर कितना है, इसलिए आपको वहाँ पर कैलकुलेट कर देना है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपना एपीआई स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। सो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स, ये तो 2-3 नंबर का डिफरेंस देगा, बट स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 मार्क्स ही आपके लिए मैटर करते हैं। इवन वहाँ पे एक मार्क्स भी बहुत मतलब मैटर करता है कि अगर किसी को इंटरव्यू कॉल सिर्फ 60 में मिलने वाला है, अगर आपकी 59 स्कोर है, सो मतलब सोचो वो एक मार्क्स कितना मैटर करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे एज मिलता है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे स्कोर मिल जाता है, यू विल डेफिनेटली गेट अ कॉल, ठीक है। उसके बाद आप अगर पीएचडी अभी तक कर ही रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस में फिर भी अप्लाई करें, तो आप रिसर्च पेपर्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर से भी आपको, अगर आपके 5 रिसर्च पेपर्स हो जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। 5 नहीं तो चलो 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, ठीक है, 2-2 मार्क्स करके आपका ऐड हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, तो नो मैटर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा सकते हैं कहीं पे भी। अगर आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा 2 नंबर मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा और 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपके 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। सो मतलब खाली नहीं बैठना है, डू समथिंग। अगर कुछ पढ़ा नहीं रहे हो, रिसर्च पेपर लिख लो, या तो पीएचडी कर लो, पीएचडी नहीं कर रहे हो तो फिर टीचिंग में आ जाओ, तो कुछ ना कुछ करो, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेट के साथ अगर आपका जीआरएफ हो जाता है तो 2 मार्क्स आपको और ऐसे एडिशनल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका एपीआई स्कोर अच्छा बना सकती हैं। सो आप लोगों को आई रियली होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि एपीआई स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, एपीआई स्कोर क्या है, उसको हम कैसे चेक करें, ठीक है, और आप अपना एपीआई स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। Okay, so that's for today's video, and I really hope that this was helpful, and this video was something very requested, क्योंकि बच्चों को जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, they wanted to know कि API स्कोर है क्या, उसे कैसे चेक करें या स्कोर कैसे बढ़ाएं। सो आई रियली होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। सो अपने API स्कोर पे काम करें, एंड okay, that's it for today's video. So I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.